हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 1926 लॉस एंजलिस शहर से होती है, जहाँ पे मैक्सिको इमिग्रेंट्स मैन्युअल को हम देखते हैं, जिसने एक आदमी से बहुत ही बड़े ट्रक को रेंट पे लिया था ताकि वो अपने हाथी को डॉन वैलिस नाम के बड़े हॉलीवुड फिल्म मेकर के घर पे होने वाले पार्टी में लेके जा सके। डॉन वैलिस इनकी काफी बड़ी किनोस्कोप स्टूडियोज नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी थी, जिनके लिए मैन्युअल भी काम करता था। इधर अब मैन्युअल हाथी के साथ डॉन वैलिस के घर पे पहुंच जाता है और उनका मेंशन काफी बड़ा होता है। वही पार्टी में काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पे सभी नशे के हालत में होते हैं और तभी हम वहाँ पे नेली लारॉय नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो कि खुद को एज ए सेलिब्रिटी बता रही होती है, लेकिन असल में वो कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। मगर एक सिक्योरिटी गार्ड आकर नेली को पार्टी में जाने से रोक लेता है, लेकिन तभी मैन्युअल की नजर नेली पर पड़ती है और वो नेली को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है और इसीलिए वहाँ आकर नेली को अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है। यहाँ पे मैन्युअल फिर नेली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेली उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी वो मैन्युअल से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास ड्रग्स है, जिस पर मैन्युअल उसे एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पे काफी सारे ड्रग्स होते हैं। अब दोनों भी उसमें मजे करने लगते हैं। वही पार्टी में बाहर हम देखते हैं काफी बड़े बड़े एक्टर जैसे जैक कॉनराड, चाइनीज सिंगर फेजू और अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिशियन सिडनी पामर, ऐसे काफी लोग आए थे। लेकिन इसी दौरान मैन्युअल के पास उसका बॉस डॉन आता है और उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाकर कहता है कि यहाँ पे जेन नाम की काफी बड़ी एक्ट्रेस ड्रग्स के ओवरडोज से बेहोश हुई है और उसे हमें हॉस्पिटल में लेके जाना होगा। लेकिन पार्टी के बीच में अगर लेके गए तो ये काफी बड़ी न्यूज बन जाएगी। लेकिन तभी मैन्युअल एक तरकीब निकालता है, जिसके बाद ये लोग हाथी को सबके बीच में भेज देते हैं, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और इसी बीच ये लोग जेन को बाहर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जेन का अगले दिन मूवी का शूटिंग रहता है, लेकिन क्योंकि अब वो नहीं है तो उसके बदले में मैन्युअल का बॉस यानी डॉन नेली को एक्टिंग करने का मौका देता है, जिसे सुनकर नेली काफी खुश होती है। इधर दूसरी तरफ पूरी रात ड्रिंक के बाद जो काफी बड़े एक्टर रहते हैं जैक कॉनराड, वो नशे की हालत में काफी धूत रहते हैं, इसीलिए मैन्युअल उन्हें घर पे छोड़ने के लिए जाता है। तभी जैक को याद आता है कि उसकी तो आज मूवी की शूटिंग है, इसीलिए वो मैन्युअल से रिक्वेस्ट करते हैं उसे शूट के लोकेशन पे छोड़ने के लिए, जिसके बाद मैन्युअल जैक को लेकर उसके मूवी के सेट पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये सारे मूवीज जो रहते हैं वो बिना आवाज के थे, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस अपने डायलॉग नहीं बोल रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं जैक को एक लड़ाई का सीन शूट करना होता है। वही इस सीन की शूटिंग के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए रहते हैं, पर लोगों के भीड़ की वजह से मूवी की शूटिंग का कैमरा टूट जाता है और तभी मूवी का डायरेक्टर मैन्युअल को काम देता है और कहता है कि तुम्हें शाम होने से पहले शहर जाकर एक रेंटल कैमरा लाना होगा। अब मैन्युअल कैमरा लेने के लिए जाता है और काफी दिक्कतों के बाद शाम तक वो कैमरा लेकर आता है। अब इधर मैन्युअल के इस काम की वजह से डायरेक्टर काफी खुश होता है और इसीलिए वो मैन्युअल को हमेशा के लिए उसका असिस्टेंट के तौर पे काम पे रखता है। वही जब मूवी थिएटर में रिलीज होती है तब लोगों को काफी पसंद आती है और इसी वजह से मूवी का जो एक्टर रहता है जैक कॉनराड, वो पूरी दुनिया में काफी मशहूर बन जाता है। वही नेली भी अपना काम काफी अच्छा कर रही होती है, जिसे देखकर उसकी डायरेक्टर रूथ उससे काफी खुश होती है। नेली की इस मूवी में ज्यादा सीन नहीं होते, लेकिन उसकी एक्टिंग देखकर डायरेक्टर रूथ उसे मेन एक्ट्रेस कॉन्स्टेंस मूरे के साथ काफी सारे काम देती है। अब मूवी थोड़े समय के बाद पूरी होती है और थिएटर में रिलीज भी होती है। यहाँ पे ये मूवी लोगों को काफी पसंद आती है, जिसके कारण नेली भी मशहूर हो जाती है और अब सारे लोग नेली को जानने लगे थे। वही नेली अब फेमस हो रही थी, ये देखकर जो डायरेक्टर होती है रूथ, वो अपने नेक्स्ट मूवी के लिए उसे ही चुनती है। और पहले ये प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंस मूरे को जाने वाला था और जब कॉन्स्टेंस को पता चलता है कि उसका प्रोजेक्ट नेली को दिया गया है तब उसे रूथ के ऊपर काफी गुस्सा आता है और इसीलिए वो रूथ के पास जाती है और कहती है कि तुम सब लोगों को पैसे मेरे कंपनी से ही मिलते हैं, और वो रूथ के ऊपर काफी प्रेशर डालती है, जिसके कारण रूथ को ये रोल कॉन्स्टेंस को ही देना पड़ता है। लेकिन जब ये बात नेली को पता चलती है तब वो एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रूबिन को कॉल करती है। दरअसल डॉक्टर रूबिन कॉन्स्टेंस मूरे के सर्जन होते हैं, उसके चेहरे की देखभाल वही रखते थे। और इसके कुछ ही समय के बाद देखते हैं डॉक्टर लूबिन ने कॉन्स्टेंस के चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था, उसके चेहरे पर पट्टी बांधी होती है। ये काम दरअसल नेली ने ही करवाया होता है, जिसकी वजह से अब ये रोल वापस से नेली को मिल जाता है, जिसकी खबर अब अखबारों में छप जाती है, जिसकी वजह से नेली काफी मशहूर होने लगती है।
वही नेली फिर अपने पिता को अपना मैनेजर के तौर पे काम पे रखती है। अब इसके बाद समय निकल जाता है और 1 साल आगे हम देखते हैं जहाँ पे अब मूवी में साउंड डालने की टेक्नोलॉजी भी आई थी और सबसे पहली साउंड मूवी न्यूयॉर्क शहर के वार्नर थिएटर में दिखाई जाने वाली थी और इसीलिए जो मशहूर एक्टर रहता है जैक कॉनराड, वो मैनुअल को न्यूयॉर्क शहर में भेजता है ताकि वो इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में और भी जान सके। पर तभी उसकी नजर नेली पर पड़ती है। मैनुअल आता है और वो नेली को भीड़ से बचाकर उसकी गाड़ी में बिठा देता है, जिसके बाद नेली मैनुअल को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पे नेली अपनी माँ से मिलती है जिसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं थी। अब अपना काम निपटाने के बाद मैनुअल वार्नर थिएटर में वापस आता है जहाँ पे फिर वो पहली बार मूवी में आवाज सुनता है और उसकी सारी चीजें देख लेता है। जिसके बाद मैनुअल बाहर आकर जैक को कॉल करके बताता है कि मूवी में आवाज के कारण बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था, लोग काफी हंस रहे थे, लोगों को काफी पसंद आ रहा है और ये नई टेक्नोलॉजी जो भी है वो मूवी की इंडस्ट्री बदलने वाली है। जिसके बाद एक एक करके सारी मूवीज आवाज के साथ आने लगती है और लोग इन सारे चीजों को पसंद करते हैं। देखते ही देखते समय बीतते जाता है और हम 5-6 साल के बाद यानी 1928 में देखते हैं जहाँ पर अब मूवीज में आवाज आने लगी थी, यानी कि एक्टर लोगों को अब अपने डायलॉग भी बोलने थे। यहाँ पे हम नेली को देखते हैं जो रूथ की ही मूवी की शूटिंग कर रही होती है, लेकिन इस बार नेली को अपने डायलॉग्स बोलने भी होते हैं। नेली अब एक्टिंग में काफी अच्छी थी लेकिन उसने कभी भी डायलॉग नहीं बोले रहते हैं, इसीलिए उसे ये प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। पर काफी कोशिशों के बाद नेली अपना सीन पूरा खत्म कर लेती है, लेकिन उसे ये प्रोसेस कुछ पसंद नहीं होती। उसी शाम को हम जैक कॉनराड को देखते हैं जिसकी एंगेजमेंट एस्टेल नाम के एक लड़की से हुई थी और उसी के खुशी में वो एक पार्टी रखते हैं जिसमें मैनुअल, नेली, सिंगर फे भी आए होते हैं। अब यहाँ पे हम फे को देखते हैं जिसे लड़कियां पसंद होती है। वो नेली के साथ डांस करने लगती है। इसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और दोनों किस करने वाले ही होते हैं कि तभी एक आदमी उन दोनों के बीच में से गुजरता है और दोनों भी रुक जाते हैं। अब इधर नेली वॉशरूम में आती है और तभी वो कुछ गेस्ट की बातें सुनती है। वो गेस्ट कह रहे होते हैं कि कैसे नेली को सेट पर अपना सीन ठीक से करने नहीं आ रहा है क्योंकि अब सबको डायलॉग भी बोलने हैं और नेली ये काम नहीं कर सकती। अब ये बातें सुनकर नेली काफी रोने लगती है। उसे लोगों का अटेंशन अपने तरफ खींचना था, कुछ बहुत ही बड़ा करना था, इसीलिए वो वॉशरूम से बाहर आती है और अपने पिता से कहती है कि एक काम करते हैं, इस पार्टी में बहुत बड़ा धमाका करते हैं और आप मेरे लिए सांप से लड़ो। अगर आप सांप से लड़ते हो तो अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरा नाम आएगा। और नेली सबको अपने साथ आने के लिए कहती है। फिर सभी लोग गाड़ी से बाहर जाते हैं जहाँ पे एक जगह इन्हें एक जहरीला सांप दिखाई देता है, लेकिन नेली के पिता तो शराब के कारण ऑलरेडी बेहोश हो गए थे और तब नेली खुद ही सांप को पकड़ने के लिए जाती है, मगर तभी सांप उसके गर्दन पर काट लेता है। अब ये देखकर फे सांप को मारकर नेली के गर्दन से जहर निकाल देती है, जिसके बाद नेली और फे एक दूसरे को किस करते हैं। एक दिन मैनुअल अपने पुराने बॉस के स्टूडियो के बाहर खड़ा था, तभी उसके पास डॉन उसका पुराना बॉस आता है और कहता है मैं तुम्हें अपने कंपनी में वापस से पुराना जॉब ऑफर कर रहा हूँ क्योंकि नेली के गैम्बलिंग की आदत की वजह से उसका फैन बेस नीचे जा रहा है और हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो उसकी इमेज अच्छी करने के लिए। इस पर मैनुअल को काफी अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे, इसीलिए वो मान जाता है। इसके बाद मैनुअल और म्यूजिशियन सिडनी पामर जैक का जो स्टूडियो रहता है उसे छोड़कर वापस से किनोस्कोप कंपनी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैनुअल फे के पास आता है और उससे कहता है कि हमें नेली का करियर वापस से सही करना है, लोगों को तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ। वही दूसरी तरफ एक दिन जैक को पता चलता है कि उसके काफी अच्छे दोस्त जॉर्ज ने सुसाइड किया है और ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा सदमे में चला जाता है क्योंकि जॉर्ज ने ही उसका करियर ऊपर लाने में उसकी मदद की थी। गुस्से में उसका और स्टेल का झगड़ा होता है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब इसके बाद देखते ही देखते समय बीतते जाता है और अब साल था 1932। अब यहाँ पे हम मैनुअल को देखते हैं, उसने हॉलीवुड में अपना अच्छा खासा नाम कमाया था और एक दिन वो पार्टी रखता है जिसमें वो नेली को काफी पैसे वाले और अमीर लोगों से मिलवाता है ताकि उनकी मदद से मैनुअल नेली के करियर को वापस से सेट कर सके। पर नेली को उनके बीच में रहना पसंद नहीं था और वो सबके सामने अजीब से हरकतें करने लगती है और इसी दरमियान पार्टी में नेली एक गेस्ट के मुंह पर उल्टी कर देती है। तो यहाँ पे जैक भी जॉर्ज
के मौत से काफी परेशान था और वो अपनी एक नई मूवी रिलीज करता है, लेकिन थिएटर में लोग उसकी मूवी देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। ये देखकर जैक काफी परेशान होता है और धीरे धीरे डिप्रेस रहने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ मैनुअल अब नेली की ही मूवी का डायरेक्टर बनता है, लेकिन इसी बीच उसके और सिडनी के बीच में बहुत ही बहस होती है और वो सिडनी को उसके काले कलर के ऊपर काफी भली बुरी चीजें कहता है। ये सुन के सिडनी को बहुत ही बुरा लगता है। अब इस रेसिज्म को सिडनी बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी दिन वो जॉब छोड़ देता है और हॉलीवुड से चला जाता है। वही दूसरी तरफ एक दिन जैक एलिनोर नाम के एक ऑथर का आर्टिकल देखता है जो कि उसके डूबते हुए करियर पे होता है, जिसे देखकर जैक एलिनोर से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर वो एलिनोर से पूछता है कि आपने मेरे ऊपर इतना गलत और इतना नेगेटिव आर्टिकल क्यों लिखा है, जिस पर एलिनोर कहती है कि तुम अब पहले की तरह मशहूर नहीं हो और इसमें तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो और इसीलिए मैंने वो आर्टिकल लिखा था। अब जैक का जैसे करियर नीचे जा रहा था वैसे ही नेली का भी करियर नीचे जा रहा था, क्योंकि ये जो नई प्रोसेस थी जहाँ पे उन्हें एक्टिंग के साथ साथ ही डायलॉग करने थे, ये उन्हें जम नहीं रहा था। अब एक रात नेली मैनुअल के घर आती है और वो मैनुअल से कहती है मैं जेम्स नाम के एक आदमी से जुए में $80,000 हार गई हूँ और अगर मैंने उसे ये पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार डालेगा। जिस पर मैनुअल कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब यहाँ पे मैनुअल अपने एक दोस्त एक्टर जिसे लोग द काउंट नाम से जानते थे उसकी मदद से पैसों की व्यवस्था कर लेता है। इसके बाद वो दोनों जेम्स को पैसे देने के लिए उसके घर जाते हैं, पर तभी मैनुअल को पता चलता है कि ये पैसे मूवी में इस्तेमाल किए जाने वाले नकली पैसे हैं, असली नहीं। अब इधर जेम्स उन दोनों को भी अपने साथ एक अंडरग्राउंड जगह पे लेके जाता है जहाँ पे काफी अजीब तरीके से लोग होते हैं। इसी बीच में जेम्स को पैसे नकली है इसके बारे में भी पता चल जाता है, पर तभी मैनुअल जेम्स के ही एक आदमी के गले पर हमला कर उसे मार देता है और फिर ये दोनों किसी तरह से वहाँ से भागकर बचते हुए वहाँ से निकलते हैं। कुछ समय के बाद हम जैक को देखते हैं जो एक दूसरे लड़की के साथ शादी करने वाला होता है। यहाँ पे उसके पास फे भी आती है जो जैक से कहती है कि मैं यूरोप जा रही हूँ कुछ समय के लिए, पर तभी फे देखती है कि जैक का बर्ताव पहले की तरह नहीं होता, वो अब काफी डिप्रेस रहने लगा था। फे जैक से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जैक कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद फे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जैक अपने कमरे में जाता है और खुद को बंदूक से गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। दरअसल उसकी मूवीज अब ज्यादा कुछ खास चल नहीं रही थी और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इसी के साथ उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वो अपनी जान लेने का सोचता है। इधर मैनुअल अपने दोस्त द काउंट के साथ घर आता है, लेकिन उसे पता होता है कि जेम्स उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आएगा, इसीलिए वो नेली को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कहीं लेके जाता है, पर नेली जाने से मना करती है और मैनुअल से कहती है इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मगर मैनुअल कहता है कि हम मैक्सिको चले जाएंगे और वहाँ पे तुम मुझसे शादी कर लेना और हम अच्छी जिंदगी बिताएंगे, जिस पर नेली मान जाती है। जिसके बाद मैनुअल द काउंट के घर पे आता है, लेकिन वो अकेले ही घर में जाता है तो वही नेली अचानक से गाड़ी से उतरकर नाचते हुए सड़क पर चलने लगती है और फिर अंधेरे में कहीं पे गायब हो जाती है। दूसरी तरफ जेम्स के एक हिटमैन को मैनुअल की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो द काउंटी सेक्टर के घर पे आकर उसे और उसके रूममेट को मार देता है। लेकिन तभी मैनुअल स्पेनिश भाषा में हिटमैन से उसे ना मारने के लिए कहता है, जिसे सुनकर हिटमैन मैनुअल को ये शहर छोड़ के जाने के लिए कहता है। जिसके बाद मैनुअल बाहर आता है पर नेली उसे कहीं पे भी नहीं मिलती और वो शहर छोड़ के जाने का फैसला करता है। वही हम सिडनी को देखते हैं जो अब अकेले ही अपने बैंड के साथ काम कर रहा था और काफी खुश था। जिसके बाद हम जैक का फ्यूनरल देखते हैं। काफी साल बीत जाते हैं और हम एलिनोर जो जैक की पहली मंगेतर होती है उसकी भी मौत का आर्टिकल देखते हैं, जिसकी 85 साल में मौत हो गई थी। और अंत में हम नेली के मौत का भी आर्टिकल देखते हैं जिसकी लाश पुलिस को एक होटल के कमरे में मिली थी। अब सीन आता है 1952 में, जहाँ पे मैनुअल अब न्यूयॉर्क शहर में शिफ्ट हो गया था और डायरेक्टर का काम छोड़कर वो एक रेडियो शॉप चलाता था। इधर मैनुअल अपने पत्नी और बेटी के साथ लॉस एंजलिस वापस किनोस्कोप स्टूडियो के बाहर आता है और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वो थिएटर के अंदर जाता है, जहाँ पे पहली बार अब वो कलरफुल मूवी देखता है और उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं।
जिस इंडस्ट्री को उसने बिना आवाज के सुना था, अब वो आवाज के साथ साथ कलर में भी फिल्में बना रही थी। वही मूवी के आखिरी सीन में मैनुअल पूरी मूवी का फ्लैशबैक अपने दिमाग में सोचने लगता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बेबीलोन ये मूवी हॉलीवुड का उस समय को पर्दे पर दिखाती है जब मूवीज में साउंड नहीं होता था। ये मूवी 1920 के समय से शुरू होती है और हम नेली, जैक, मैनुअल जैसे अलग अलग किरदारों को देखते हैं कि कैसे सक्सेस की सीढ़ी पाने के लिए वो एक दूसरे को नीचे डाल सकते थे, लेकिन जब धीरे धीरे प्रोसेस चेंज होती है तब उसी तरह उनका करियर भी नीचे आने लगता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, एक नया दौर आया था और उसमें ये लोग टिक नहीं पाए, जिसके कारण नेली के साथ साथ जैक का भी करियर खतरे में आने लगता है और उसी के चलते जैक सुसाइड भी करता है। वही नेली नशे की हालत में डूब जाती है। मूवी के अंत में हम वापस से एक नया दौर देखते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से अब कलर सिनेमा आ गया था, यानी कि ये चीजें हमेशा से बदलती रहती है। वही अंत में हम सिडनी को देखते हैं जो रेसिज्म के चलते हॉलीवुड छोड़ देता है और उसी के कारण उसका कैरेक्टर जैक और नेली की तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी राह खुद चुनी थी। भले कम पैसे मिले, मशहूर ना हो, लेकिन वो चीजें कर रहा था जहाँ पे उसे रिस्पेक्ट मिले और जो उसे पसंद था और इसी के कारण वो काफी तरक्की भी करता है और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं।